क्या हाल चाल है बच्चों। मेरा नाम कुलदीप कुमार है। मैं आप लोगों के सामने वास्तविक संख्याएं जो चैप्टर है इसका फास्ट रिवीजन कराने के लिए उपस्थित हूँ। और इस चैप्टर से जो पूछा जाता है वो 5 नंबर का पूछा जाता है। सिलेबस के जो यूपी बोर्ड की साइट पर डाउनलोड है कि वास्तविक संख्याओं से 5 नंबर का पूछा जाएगा। ये पहली यूनिट है और ऐसे करके हमारी 7 यूनिट है और टोटल हमारे जो 14 चैप्टर हैं उनका हम फास्ट रिवीजन करेंगे। देखो फास्ट रिवीजन में ऐसा होगा कि चीज़ों को आपको थोड़ा शॉर्ट में बताया जाएगा और थोड़ा जल्दी से कोशिश, क्योंकि हमारे लोगों के पास समय कम है। ये खास करके उनके लिए उपयोगी होगा जो एक बार पढ़ चुके हैं और जिन्होंने बिल्कुल नहीं पढ़ा है। उन दोनों के जो उन्होंने बिल्कुल नहीं पढ़ा है उनका थोड़ा थोड़ा रिवीजन हो जाएगा। और जिन बच्चों ने इसको बढ़िया पढ़ लिया है तो उनकी जो मजबूती होगी, यानी कि जो पढ़ाई की जो ऐसा कह लीजिए जो वहाँ पे हम लोग भूल जाते हैं क्वेश्चन के जो फार्मूले वगैरह होते हैं, तो इस इनका एक बार से हम जल्दी में यानी कि शॉर्ट में इसका हम रिवीजन करेंगे, क्योंकि जितने चैप्टर हैं 14 चैप्टर हैं, 14 चैप्टरों का हम लोग रिवीजन करेंगे। तो जो पहला चैप्टर है हमारा वो वास्तविक संख्याएं हैं। तो वास्तविक संख्याएं किसको कहते हैं? वास्तविक जो संख्याएं होती हैं वो दो प्रकार की संख्याओं से मिलकर बनती हैं, या ऐसे कह लीजिए कि जो वास्तविक संख्याएं होती हैं वो वास्तविक संख्याएं परिमेय और अपरिमेय संख्याओं से मिलकर बनी होती हैं। यानी कि जो हमारी वास्तविक संख्याएं होती हैं वो परिमेय और अपरिमेय संख्याओं से मिलकर बनी होती हैं। अब बात ये आती है कि अगर हम परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या की डिफिनेशन की बात करें तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या की एक सीधे सीधे डिफिनेशन कहते हैं और सारे बच्चे जानते भी होंगे। परिमेय संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जिनको हम लोग अंश और हर के रूप में लिख लें, लेकिन शर्त ये है कि हर कभी भी क्या नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। जो हर है वो कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए और पी और क्यू दोनों क्या होने चाहिए, पूर्णांक होने चाहिए। तो वास्तविक संख्याएं दो प्रकार की हुई, परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं। परिमेय और अपरिमेय संख्याएं। तो इनके एग्जाम्पल देखेंगे डिफिनेशन, क्योंकि डिफिनेशन तो पूछी नहीं जाती है तो सीधा सीधा हम लोग शॉर्ट शॉर्ट में देखते हैं कि जो परिमेय संख्याओं के उदाहरण क्या होते हैं। जैसे कि जितने नंबर आप लोग पढ़े हो, जितने नंबर पढ़े हो उसमें से ज्यादातर जो हमारी संख्याएं हैं वो परिमेय संख्याएं ही है। क्यों? क्योंकि परिमेय संख्याओं के अंतर्गत आपकी प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या यानी कि प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या और जितने पूर्णांक होते हैं पूर्ण संख्या, यानी कि पूर्ण संख्याएं जितनी होती हैं और प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं और उसके बाद में जो आपके पूर्णांक आते हैं, ये जितने होते हैं ये सब परिमेय संख्या के अंतर्गत ही आते हैं। क्यों? क्योंकि भाई सबके बटे में तुम एक लिख सकते हो, क्योंकि सबके बटे में एक लिख सकते हो, इसलिए अंश और हर के रूप में हो जाती है। कभी कभी कोई पूछ लेता है कि भाई बताओ जो जीरो है वो परिमेय संख्या है या नहीं, तो भाई जो जीरो है वो हमारा परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या क्यों है? क्योंकि इसके बटे में हम लिख लेते हैं और जीरो भी पूर्णांक है और एक भी पूर्णांक है। शर्त यह है कि हर के नीचे जीरो ना हो, हर के नीचे जीरो ना हो। यानी कि प्राकृतिक, पूर्ण, अभाज्य, अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, ये जितनी हो रही थी ये सारी कैसी संख्या है, हमारी परिमेय संख्या है। तो अच्छा, परिमेय संख्याएं कौन सी हैं? तो रूट के अंदर जब कोई अभाज्य संख्या आ जाए, जब कोई रूट के अंदर अभाज्य संख्या आ जाए तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अपरिमेय संख्या बोलेंगे। अब कोई कहेगा कि इसको भी तो हम अंश और हर के रूप में लिख लेते हैं, इसको भी हम अंश और हर के रूप में, जैसे √2 है या √3 है, तो क्या, तो कोई कहेगा कहेगा भाई ये भी तुम रूट में मतलब कहने का मतलब इसको भी तो इसके बटे में भी तो एक कर सकते हैं, बटे में तो एक कर सकते हो, लेकिन √2 और √3 के जो मान है वो पूर्णांक नहीं है, क्योंकि ये जो मान है वो एक पूर्णांक नहीं है। और शर्त ये होती है परिमेय संख्या की, अंश और हर दोनों में पूर्णांक हो, हर ना जीरो हो, हर ना जीरो हो। उसके तो भाई अंश और हर के रूप में तो है, लेकिन जो अंश है वो हमारा पूर्णांक नहीं है, इसलिए ये जिस अभाज्य संख्या के ऊपर रूट लग जाता है वो वाली जो हमारी संख्या होती है वो अपरिमेय संख्या होती है। और दूसरी बात ऐसे कह लो कि अगर भाई रूट के अंदर कोई ऐसी संख्या लिखी है जो हम जान नहीं पा रहे हैं कि किसका वर्ग है, हम जान नहीं पा रहे हैं कि किसका वर्ग है, तो उसको भी, यानी कि उसका हम वर्ग नहीं निकाल पा रहे हैं। जान तो हालांकि जानने की वाली बात हमें आता है तभी जान पाएंगे, जानने की बात तो नहीं कह सकते। लेकिन जैसे मान लो रूट के अंदर कोई ऐसी संख्या है जो किसी संख्या का वर्ग नहीं है, यानी कि किसी संख्या का वर्ग नहीं है, तो ऐसी वाली संख्या को हम लोग क्या कहेंगे, अपरिमेय संख्या कहेंगे। भाई जैसे यहाँ पर 2 लिखा था, 3 लिखा था, तो ये किसी का भी वर्ग नहीं है। जैसे यहाँ पर मान लो हम 16 लिख देते तो 16 तो भाई किसी का वर्ग है,
16 किसी का वर्ग है, तो इसको हम कहाँ लिख लेते हैं, ±4 लिख लेते हैं। लेकिन रूट के बाहर जो संख्याएं निकलती हैं तो प्लस माइनस लगाते हैं, लेकिन चिन्ह हमेशा प्लस वाला ही लिया जाता है, क्योंकि हम ये जानते हैं कि जो 16 है वो पता नहीं 4 से आया कि -4 से आया है। तो कहने का मतलब ये बात क्लियर हो गई कि रूट के अंदर अगर कोई अभाज्य संख्या है, रूट के अंदर कोई अभाज्य संख्या है, तो अभी हम बताएंगे कि अभाज्य संख्या क्या होती है। अभी ये भी हम आप लोगों को बताएंगे कि अभाज्य संख्या क्या होती है। तो इनके एग्जाम्पल है, थोड़ा माइंड में रखना, और हालांकि इधर कोई ज़्यादा खास वाली बात नहीं है, ये सब बेसिक है। जैसे रूट ये होगा, और ये चीज़ याद रखना, जो पाई होता है हमारा, पाई होता है वो एक अपरिमेय संख्या होता है। पाई जो होता है वो अपरिमेय संख्या होता है, और इसकी जगह पे जो लिखा जाता है 22/7 वो एक परिमेय संख्या होता है। क्योंकि अब इतना समय नहीं क्यों बताया जाए, क्यों लिखा जाता है, ये इसके बराबर नहीं होता, ये इसके समीप का मान है, इसके निकट का मान है, इसलिए हम इसको क्या क्या बोलते हैं, इसको अपरिमेय और इसको परिमेय। क्योंकि पूछा गया है क्वेश्चन, ये भी पूछा जा सकता है, क्योंकि एक बार पूछा गया है, और यूपी बोर्ड में तो आप लोग जानते हैं कि क्वेश्चन जो होते हैं वो रिपीट होते हैं। तो इसके बाद में हम देखते हैं ये कि जो परिमेय संख्या यानी कि, और ये जितनी परिमेय संख्या, ये वाली जो परिमेय संख्या आती है, ये वाली, इनके अंतर्गत ये सारी संख्याएं आती हैं। अपरिमेय संख्या होती है इस टाइप में होती हैं। और एक बात ये पूछ ली जाती है कि अगर भाई दो परिमेय संख्याएं और दो अपरिमेय संख्याओं के बीच में अनंत संख्याएं होती हैं, यानी कि दो अपरिमेय संख्याओं के बीच में अनंत संख्याएं होती हैं, और दो परिमेय संख्याओं के बीच में भी अनंत संख्याएं होती हैं। तो ये चीज हम लोग याद रखेंगे, ये सब लिखाने की जरूरत नहीं, क्योंकि सभी लोगों ने हमारे हिसाब से गेस और बाकी सॉल्व कर रहे होंगे, तो ये सब चीजें लिखाने की नहीं, ओरल बता दे रहे, बस इन चीजों को ध्यान रखना। अब इसके बाद में हम आप लोगों को ये बताने जा रहे हैं कि जो मेन संख्याएं हैं, जिनका मेन वर्क है, वो देख लीजिए, उनके बारे में थोड़ा समझ लीजिए। उससे पहले आप लोग ये समझिए कि गुणनखंड क्या होते हैं, गुणनखंड क्या होते हैं, गुणनखंड और गुणक क्या होते हैं, गुणनखंड और गुणक क्या होते हैं, इनको एक बार समझ लेंगे हम लोग। गुणन को बोलते हैं फैक्टर और गुणक को बोलते हैं मल्टीपल। जो गुणनखंड और गुणक को समझने से पहले एक बात और ध्यान दें, जैसे मान लो यहाँ पर लिखा है 5, यहाँ पर लिखा है 5। अगर हम आपसे ये कहें कि ये जो 5 है वो कितनी संख्याओं से विभाजित हो जाएगा, वैसे होता विभाजित है, लेकिन हम लोग कटना कह देते हैं, हम लोग कटना कह देते हैं कि ये संख्या कितने कितने से कट रही है। तो आप कहेंगे कि ये 5 से, तो कटना हर एक संख्या खुद से अवश्य कटती है। जैसे 1 है, तो क्योंकि ये अब इसमें कुछ बताने वाली बात नहीं, जैसे 5 है तो 5 से 5 को काटोगे, मतलब काटने का मतलब है कि उसका जो शेषफल आ जाए वो कितना आ जाए, 0 आ जाए। तो हर एक संख्या खुद से तो कटेगी ही कटेगी। जैसे कि यहाँ पे 5 था और हम इसको 1 से काटते, तो 1 पंचे कितना हो जाता, 1 पंचे कितना हो जाता, 1 पंचे 5 हो जाता, तो 1 कट जाता, शेषफल कितना आ जाता, 0। तो कहने का मतलब है अगर कोई संख्या है तो खुद से तो विभाजित होती ही होती है, और 1 से भी होती है, ये कंपलसरी है, कोई भी संख्या हो। तो हमने यहाँ पर देखा कि 5 के जो 2 गुणनखंड हुए, कौन कौन से हुए, एक, कहने का मतलब जो 5 था वो 2 लोगों से विभाजित हो रहा था, किससे किससे, 5 से और 1 से, यानी कि खुद से और 1 से। उसके बाद में हमने एक संख्या और ले ली 6, तो 6 को हमने देखा कि हम तो अभी सीख कर आए कि भाई हर एक संख्या खुद से और 1 से तो डिवाइड होती ही होती है, यानी कि खुद 6 से और 1 से तो विभाजित होगी ही होगी ये संख्या। लेकिन इसके अलावा ये 2 से भी विभाजित होगी और 3 से विभाजित होगी, ये 2 से भी विभाजित होगी और 3 से भी पूर्णतया विभाजित होगी। इसलिए इस संख्या के अब कितने गुणनखंड हो गए, 1 2 3 4। अभी और इसकी डिफिनेशन पर लेकर चलेंगे हम, अभी पहले इन चीजों को समझ रहे हैं। उसके बाद में जैसे मान लो एक संख्या हमने यहाँ पर 7 ले ली, तो पता है कि भाई 7 से तो विभाजित होना ही होना है और 1 से विभाजित होना है। एक संख्या हम 8 ले लेते हैं, तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ये संख्या 8 से तो विभाजित होना ही होना है, 1 से तो विभाजित होना ही होना है। उसके अलावा ये 2 से, 4 से, तो आप देख रहे हैं कि हमने यहाँ पर 4 संख्याओं के एग्जाम्पल ले लिए। तो यहाँ पर जो 4 संख्याएं थी 5 6 7 8, ये चारों संख्याएं, पहली वाली जो संख्या है उसको 2 लोग विभाजित कर रहे हैं, खुद, स्वयं और 1। दूसरी वाली संख्या को स्वयं और 1 के अलावा 2 और संख्याएं,
7 को 1 और 7, 8 को 8, 2, 1, 4, ये संख्या इसको क्या कर रही है, विभाजित कर रही है। तो इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये वाली जो संख्या है इनको विभाजित कर रही है। देखो इन्हीं का नाम होता है गुणनखंड। आप देख रहे हैं यहाँ पर इन्हीं संख्याओं को कहते हैं गुणनखंड। जिस संख्या के जो गुणनखंड होते हैं, जैसे मान लो हमने कहा कि 8 के कौन कौन से गुणनखंड होंगे, तो आप कहोगे कि 8 को जो संख्याएं पूर्णतया विभाजित कर देंगी वो सब 8 की क्या होंगी, गुणनखंड होंगी। जैसे कि 8, 2, 1 और 4। आपने इस वाली संख्या में क्या देखा, इसमें भी गुणनखंड कितने हैं, 1, 2, 3, 4, यानी कि 8 के भी 4 गुणनखंड निकले, 6 के भी 4 गुणनखंड निकले। और संख्याएं होंगी तो ये नहीं जरूरी है कि 4 ही निकले, और भी संख्याएं निकल सकती हैं, निकलती हैं। लेकिन 2 संख्याएं ऐसी दिख रही जिनके 2 ही गुणनखंड है। चलो एक एग्जांपल अगर हम और ले लें, यहाँ पर देखें जैसे कि 18 ले लिया, तो 18 भाई 18 से डिवाइड हो रहा है और 1 से भी विभाजित हो रहा है, और उसके अलावा ये 9 से भी विभाजित हो रहा है, और 3 से भी विभाजित हो रहा है, और 6 से भी विभाजित हो रहा है। और कोई ऐसी संख्या तो नहीं बच रही जिससे विभाजित होता हो। 3 हो गया, 6 हो गया, और अभी 2 बची है, 2 से विभाजित हो रही। तो आप यहाँ देख रहे हैं 18 के 1, 2, 3, 4, 5, 6, 18 के 6 गुणनखंड हैं। अब 18 के 6 गुणनखंड हैं, जैसे जैसे संख्याएं बढ़ती जाएंगी उनके गुणनखंड बढ़ते जाएंगे। और एक अच्छी बात कि जो गुणनखंड होता है किसी भी संख्या का गुणनखंड अपनी खुद से बड़ा नहीं हो सकता, यानी कि 18 से जो इसका गुणनखंड होगा 18 से बड़ा नहीं होगा, हमेशा 18 से छोटा रहेगा। और दूसरी बात, जो हमारा जो गुणनखंड होते हैं वो क्या होते हैं, वो लिमिटेड होते हैं, उनकी मात्रा जो होती है यानी कि जो उनके नंबर होते हैं वो निश्चित होते हैं, कि निश्चित हैं, अनिश्चित नहीं होते, निश्चित होते। जैसे फिक्स है भाई इसके 1, 2, 3, 4, 5, 6, अब 18 के 6 ही गुणनखंड होंगे। इसके बाद में हमने क्या देखा था, अब हम लोग समझ गए गुणनखंड क्या होते हैं। अगर हमसे कोई पूछता है कि किसी संख्या का गुणनखंड क्या होता है, तो जो गुणनखंड होता है उस संख्या को पूर्णतया क्या कर देता है, विभाजित कर देता है, उसको हम लोग क्या नाम देते हैं, गुणनखंड। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 5 के कितने गुणनखंड हैं, 2 गुणनखंड हैं। 6 के कितने गुणनखंड हैं, 4 गुणनखंड हैं। 7 के कितने गुणनखंड हैं, 2 गुणनखंड हैं। 18 के कितने गुणनखंड हैं, 3, 3, 6 गुणनखंड हैं। 8 के कितने गुणनखंड हैं, 4 गुणनखंड हैं। तो कहने का मतलब है जो गुणनखंड होते हैं किसी भी संख्या के उस संख्या से बड़े नहीं हो सकते, उस संख्या से बड़े नहीं हो सकते। अब बात हो रही है गुणक के, तो गुणक क्या होते हैं, एक बार ध्यान से गुणक समझते हैं हम लोग। तो जो गुणक होते हैं, जैसे हम कह रहे हैं कि गुणक बताओ, जैसे हमसे आपसे कह रहे हैं कि 5 के गुणक बताओ, तो 5 के गुणक कौन से होंगे, 5, फिर आपका 10, फिर क्या हो जाएंगे 15, फिर 20, फिर कितने 25, फिर कितने 30, ऐसे ही आप चलते चले जाओगे। कहने का मतलब है जो गुणनखंड होते थे वो निश्चित होते थे, लेकिन गुणक जो होते हैं वो निश्चित नहीं होते हैं। और प्रथम जो गुणक होते हैं उन्हीं लोगों को हम लोग कहते हैं पहाड़ा, और जो गुणक होते हैं उनका कोई अंत नहीं होता, ऐसे ही आप चलते चले जाएंगे। तो हमें उम्मीद है कि आप लोग गुणनखंड और गुणक समझ गए होंगे कि किसको कहते हैं। जो गुणक होते हैं वो कहने का मतलब अनलिमिटेड होते हैं, वो निश्चित संख्या में नहीं होते हैं, और जो आपके गुणनखंड होते हैं वो निश्चित संख्या में होते हैं। और ये भी शर्त होती है कि जो हमारे गुणनखंड होते हैं वो जिसके गुणनखंड होते हैं उससे ज़्यादा नहीं हो सकते, लेकिन यहाँ पे जो गुणक होते हैं उनका कोई अंत है ही नहीं, क्योंकि ऐसे ही चलते चले जाओ, हर बार आप ऐसे ही बढ़ते चले जाओ। अगर आप इन बातों को समझ गए होंगे तो इसके बाद में एक बात आती है कि भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या किसको कहते हैं। भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या हम किसको कहते हैं, एक तो भाज्य संख्या, दूसरा अभाज्य संख्या। तो देखो भाई भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या किसको कहते हैं। भाज्य संख्याएं वो संख्याएं होती हैं, अभी आप ध्यान से देखना, भाज्य संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जो खुद से भी डिवाइड हों और 1 से, ये तो होना ही होना चाहे जो संख्या हो, यानी कि ऐसी संख्या जो खुद से डिवाइड होती हो और 1 से विभाजित होती है, यानी कि कहने का मतलब है खुद से कटती हो और 1 से भी कटती हो तथा और सी संख्याओं से कटती हो। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 8 है, 6 है और 18 है, ये कैसी संख्याएं हैं, भाज्य संख्याएं हैं। अभाज्य संख्याएं इसके विपरीत, वो वाली संख्याएं जो केवल खुद से कटती हूँ और किससे कटती हूँ, 1 से कटती हूँ, क्योंकि हमें जानते हैं कोई भी संख्या हो खुद से तो 1 से तो कटना ही कटना है। तो इसलिए भाई चाहे जो संख्या ले आओ, जैसे कि 5 हो गई, 7 हो गई, 3 हो गई, और उसके बाद में
एक दो भी संख्या होती है, और जो एक होता है हमारा वो ना तो भाज्य होता है ना तो अभाज्य होता है। जो एक होता है वो ना तो भाज्य होता है और ना ही अभाज्य होता है। अब तो ये बात हो गई एग्जाम्पल की। अब हम इसके हिसाब से डिफिनेशन समझते हैं गुणनखंड के हिसाब से। तो भाज्य संख्याएं और अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, अब हम लोग गुणनखंड के हिसाब से समझते हैं। तो भाज्य संख्याएं और अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, ये अब हम लोग गुणनखंड के द्वारा परिभाषित करेंगे कि भाज्य और अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं। तो बात हो रही थी भाज्य संख्याएं। तो भाज्य संख्याएं वो वाली संख्याएं होती हैं जिसके दो से ज्यादा गुणनखंड होते हैं, जिसके दो से ज्यादा गुणनखंड होते हैं। आप देख रहे हैं ये भाज्य संख्या थी, इसके दो से ज्यादा गुणनखंड है या नहीं है, यानी कि जिसके दो से ज्यादा गुणनखंड हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, भाज्य संख्या। यानी दो से ज्यादा गुणनखंड, इसके दो से ज्यादा गुणनखंड होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम भाज्य संख्या बोलते हैं। और अभाज्य संख्या किसको बोलते हैं भाई, अभाज्य संख्या हम उसको कहते हैं, अभाज्य संख्या उसको कहते हैं जिसके केवल और केवल दो गुणनखंड होते हैं, केवल और केवल दो गुणनखंड होते हैं, केवल और केवल दो गुणनखंड होते हैं। तो ऐसी संख्याओं को हम लोग क्या बोलते हैं, ऐसी संख्याओं को हम लोग अभाज्य संख्याएं बोलते हैं। तो यहाँ तक आप लोगों को क्लियर होगा कि भाज्य संख्या वो संख्या होती है जिसके दो से ज्यादा गुणनखंड होते हैं, और जो अभाज्य संख्या होती है उसके केवल दो गुणनखंड होते हैं। और एग्जाम्पल तो यहाँ पर लिखे हैं कि भाई अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी हो गई, यानी कि जैसे 5 हो गई, 3 हो गई, 2 हो गई, और जो सबसे छोटी भाज्य संख्या है वो 2 है, और ये एक सम संख्या भी है। इसके बाद में हम भाज्य संख्या पर चलते हैं। भाज्य संख्याओं के एग्जाम्पल देख लेते हैं कौन से, जैसे 8 है, 4 है, 6 है, ये सारी कैसी संख्या हो गई हमारी, अभाज्य संख्या हो गई। ये सब कैसी हो गई, अभाज्य संख्याएं हो गई। तो यहाँ तक आप लोगों को क्लियर होगा। अब उसके बाद में हम इसको पढ़ने के बाद में हम अब देखते हैं भाई एक परिमेय है आपकी संख्या की, यानी कि आपके चैप्टर में परिमेय है, उसी चैप्टर उसी परिमेय के माध्यम से आप लोगों को बताया जाएगा कि कैसे तुम लासा निकालोगे और मासा निकालोगे। अगर ये चीजें क्लियर हैं वो तो वो चीज समझने में बहुत आसानी होगी तुमको, क्योंकि बच्चे कंफ्यूजन में रहते हैं, बच्चे कंफ्यूजन में रहते हैं कि ऐसा क्यों होता है, काहे ऐसी संख्याओं से काटते हैं, क्या है। तो एक परिमेय है, तो उस परिमेय को पहले समझ लेंगे, जिसको अंकगणित की हम लोग आधारभूत प्रमेय कहते हैं, जिसको अंकगणित की हम लोग आधारभूत प्रमेय कहते हैं। एक बार इसको समझ लेते हैं क्या है। इस प्रमेय का अर्थ है अंकगणित की आधारभूत प्रमेय, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। इसको बस समझ लीजिए आप लोग, क्योंकि आप लोगों की किताबों और इसमें तो लिखा ही है। तो कहने का मतलब है कि अंकगणित की जो प्रमेय है वो ये कहती है कि अगर कोई हमारे पास भाज्य संख्या है, अगर कोई हमारी भाज्य संख्या है, अगर कोई भाज्य संख्या है, तो उस भाज्य संख्या को हम लोग अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। कहने का मतलब है अगर कोई हमारे पास भाज्य संख्या, दुनिया की कोई भी भाज्य संख्या है, तो उसको हम लोग अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। कहने का मतलब है, अब इसकी मीनिंग समझ लो क्या है भाई। मीनिंग ये है, जैसे हमारे पास एक 44 संख्या है, कितनी संख्या है, 44। अब हम ये तुमसे कहें कि ये तो भाज्य संख्या, तो इस प्रमेय का कहने का मतलब है कि जो 44 है इसको आप लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 और 11, ये आप इसको लिख सकते हैं। यानी कि जो 44 थी उसको आप देख रहे हैं किसके रूप में लिख रहे हैं, अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में। क्योंकि अब ये लिखा तो ऐसे भी जा सकता है, ये चीज लिखी तो ऐसे भी जा सकती, कोई कहेगा नहीं हम ऐसे लिख देंगे। तो हमने कहा कि जो परिमेय कहती है वो ये बता रही है कि जो कोई भी भाज्य संख्या है उसको अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमको 4 नहीं चाहिए, क्योंकि 4 कैसा है, अभी हम लोग देख कर आए, 4 कैसा है, भाज्य है। हमको चाहिए कैसा, अभाज्य गुणनखंड। कैसे, अभाज्य गुणनखंड। तो हमने इसलिए यहाँ पर 4 नहीं लिख सकते आप, इसलिए यहाँ पर आप 4 नहीं लिख सकते। तो कहने का मतलब अंकगणित की जो आधारभूत प्रमेय थी उसमें बताया गया कि अगर कोई भी भाज्य संख्या है तो उसको अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिख सकते हो। और ये जो गुणनफल का रूप होता है वो एक अद्वितीय होता है, और इसमें क्रम का कोई महत्व नहीं होता। कहने का मतलब संख्या आगे पीछे हो सकती है,
क्योंकि हम जानते हैं कि जो भाई हमारा ये गुणा होता है ये क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। हमारा कहने का मतलब है चाहे 2 को 3 से गुणा करो तब भी 6 आएगा, और चाहे 3 को 2 से गुणा करो तब भी कितना आएगा, 6 आएगा। इसलिए इस संख्या में कहने का मतलब हुआ कि आगे पीछे का कोई विशेष महत्व नहीं है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि अंकगणित की आधारभूत प्रमेय क्या है। अंकगणित की आधारभूत प्रमेय कहती है कि इस दुनिया की कोई भी भाज्य संख्या हो तो हमको उस संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। अब इसके बाद में हम लोग देखते हैं, अब देखते हैं कि भाई लासा और मासा जो हमारा होता है वो किसको कहते हैं। लासा और मासा किसको कहते हैं, तो लासा और मासा को समझने के लिए थोड़ा ध्यान देंगे आप लोग कि लासा और मासा वास्तव में होता क्या है। तो सबसे पहले आप लोग क्या समझेंगे, लासा समझेंगे कि मासा समझेंगे। चलो भाई आपकी मर्जी, जो बताएं वो समझेंगे, और कुछ चीज़ें तो हम लोग देख कर ही आए हैं। लासा को हिंदी में कहते हैं, लासा तो हिंदी में ही है, लासा को इंग्लिश में बोला जाता है एलसीएम। क्या बोलते हैं, एलसीएम। एलसीएम का मतलब हुआ लीस्ट कॉमन मल्टीपल या लघुत्तम समापवर्तक। तो एलसीएम और हम देखेंगे एचसीएफ, ये होता क्या है और उसके बाद में इसका क्या तरीका बताया गया। एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसको हम लोग कह देते हैं मासा, उसको हम कह देते हैं मासा। अब जैसे अगर हम बात करें, दो संख्याएं ले लेते हैं, जैसे एक संख्या हम ले लेते हैं 18 और एक संख्या ले लेते हैं हम 36। एक संख्या 18 एग्जाम्पल के तौर पर बता रहे हैं, जैसे एक संख्या हम 18 ले रहे हैं और एक संख्या हम 36 ले रहे हैं, और उसके एलसीएम के बारे में हम बात करेंगे। हम आप लोगों को सीधा तरीका बताएंगे, वैसे बताना तो बहुत कुछ है लेकिन इतना समय नहीं है हम लोगों के पास, तो थोड़ा शॉर्ट में काम करेंगे। तो लासा और मासा समझ गए कि लासा जो होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है, और जो मासा होता है वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। इसको हिंदी में महत्तम समापवर्तक, इसको लघुत्तम समापवर्तक कहते हैं। तो इसके निकालने की विधि क्या है, और ये इंपॉर्टेंट है, इस पर यूपी बोर्ड में हर पेपर में आप पीछे के सालों में देखेंगे, प्रीवियस ईयर में तो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसकी बहुत अच्छी ट्रिक है, और इसको निकालने के लिए आप लोग क्या करेंगे, सबसे पहले चाहे संख्याएं आपको 2 दी हो चाहे 3 दी हो, उन संख्याओं को हम लिख